नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। चीन की आज हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वहां सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की बात चल रही है। जी हां, आप सभी को पता होगा, चीन ने पहली बार डेंग जाओपिंग के समय 1978 में पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था, जिसके बाद चीन ने धमाकेदार ग्रोथ दर्ज किया था। किसी किसी साल में चीन ने 10% से 12% के इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज किए थे। आप स्क्रीन पर चीन और भारत के जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन इस ग्राफ को देखकर घबराइए मत, क्योंकि अब चीन नीचे आएगा और भारत धमाकेदार तरीके से ऊपर जाने वाला है। आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था 3% ग्रोथ रेट के आसपास पहुंचने वाली है, जबकि भारत 6.7% से लगातार ग्रो करता रहेगा। हाल ही में आईएमएफ चीफ ने कहा कि चीन इस वक्त दोराहे पर खड़ा है और उसे या तो पुराने स्टाइल में इकोनॉमी चलानी होगी या फिर उसे एक नया ग्रोथ मॉडल अपनाना होगा, यानी कि चीन में सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जा सकता है। चीन की स्थिति बेहद खराब है। डोमेस्टिक डिमांड में भारी गिरावट देखने को मिली, रियल एस्टेट में अलग तबाही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन है। चीनी शेयर मार्केट की तबाही के बारे में आप सभी जानते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने के कारण पश्चिमी देशों ने चीन को अलग थलग करना शुरू कर दिया। चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया भर में घट रही है, लेकिन आज हम आपको बेहद स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे विदेशों में चीन के 1.3 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा होने के कगार पर हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि चीन का पैसा डुबाने के मामले में पाकिस्तान काफी आगे है। लेकिन फिर भी चीन पाकिस्तान को क्यों नहीं डूबने देना चाहता, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले 2 दशकों में चीन ने 165 देशों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम बांट दी है। इनमें से आधे से ज्यादा पैसा चीन ने लो और मिडिल इनकम वाले देशों को दिए हैं, जहां इकोनॉमिक खतरा बहुत बढ़ चुका है। ये सारे पैसे चीन ने अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट शामिल हैं। पिछले 2 दशकों तक इन देशों को चीन कहता था कि आप हमसे कर्ज ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आने लगेंगे, जब आपकी एक्सपोर्ट और अर्निंग्स होने लगेंगी, तो हमें पैसे वापस कर देना। लेकिन अब चीन को लेने के देने पड़ चुके हैं, क्योंकि इतने सालों बाद भी ज्यादातर देश चीन को पैसा लौटाने के मूड में नहीं है, क्योंकि चीन के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट में उन्हें कमाई ही नहीं हो रही, बल्कि चीन से कर्ज लेने वाले ज्यादातर देशों की इकोनॉमी नाजुक मोड़ पर चल रही है। इसी कारण अब चीन ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर फंडिंग नहीं कर रहा, बल्कि जिन देशों को ऑलरेडी पैसा दे रखा है उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए खर्च कर रहा है, ताकि दिए गए पैसों को रिकवर किया जा सके। साल 2000 से 2021 तक टॉप 10 रेसिपिएंट्स ऑफ चाइनीज फंड्स का लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। इनमें से केन्या, अंगोला और श्रीलंका जैसे देशों ने चाइनीज के पैसे वापस करने में हाथ खड़े कर दिए। श्रीलंका ने तो अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर दे दिया, जो भारत के लिए सरदर्द बन चुका है। ज्यादातर देश चीन को पैसे वापस करने की हालत में नहीं है। इस कारण अब चीन वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और पैसे खर्च कर रहा है, ताकि उनके इकोनॉमी को पहले बचाया जा सके। अगर इकोनॉमी बचेगी तभी रिकवर हो पाएगी। अगर भारत की बात करें तो पॉलिटिकल टेंशन के कारण भारत में चीन बीआरआई के अंतर्गत कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं चलाता। पीओके से गुजरने वाले सीपेक जैसे विवादित प्रोजेक्ट के कारण भारत कई बार बीआरआई की खुलेआम आलोचना कर चुका है। हालांकि चीन ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर के अंतर्गत भारत में थोड़े बहुत निवेश किए हुए हैं। लेकिन अगर आप टॉप 3 रेसिपिएंट्स ऑफ चाइनीज फंड्स के बारे में बात करें तो इसमें रूस, वेनेजुएला और पाकिस्तान शामिल हैं। इन तीनों देशों को कुल मिलाकर चीन ने $350 बिलियन के आसपास फंड दिए हैं। हालांकि ये तीनों देश अलग अलग प्रकार के क्राइसिस में डूबे हुए हैं। अगर रूस की बात करें तो चीन ने रूस को $165 बिलियन से भी ज्यादा का डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड किया है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन ने रूस को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। एक आंकड़े के अनुसार रूस ने चीन से $130 बिलियन से भी ज्यादा के कर्ज ले रखे हैं, जो उसके जीडीपी के 7.3% हैं, जिसके कारण भारत भी सदमे में है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के कारण चीन के बीआरआई को झटका लगा है, जो रूस के रास्ते यूरोप में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें डाइवर्ट करना पड़ रहा है। इस तरह से यूक्रेन युद्ध के कारण चीन को नुकसान हुआ। चीन ने रूस और बेलारूस को पहले गेटवे ऑफ यूरोप के तौर पर देखा था, लेकिन अब इन देशों पर पश्चिमी देशों के सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके कारण उसे अपने बीआरआई प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है।
यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ चीन को भी अलग थलग करने का प्रयास तेज कर दिया है। रूस के साथ खुलेआम दोस्ती निभाकर चीन को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रूस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसकी इकोनॉमी काफी हद तक ठीक है। इस तरह से यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। चीन ने रूस के वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और कम्युनिकेशंस में हेविली इन्वेस्ट किए हैं। यह भी माना जा सकता है कि पुतिन के जाने के बाद रूस चीन का अनडिक्लेयर्ड कॉलोनी बन जाए। आज भी अगर आप देखें तो फिर रूस के अंदर चीन ताबड़तोड़ इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, जिसका ज्यादातर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट चीन भेजा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशियन प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार बंद कर लिया है। रूस भी चीन को एक ऐसे देश के तौर पर देखता है जो भविष्य में और वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट को कड़ी टक्कर दे सकता है और वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाने में ये दोनों देश एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। लेकिन चीन और रूस की गहरी दोस्ती भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। यहाँ भारत को बेहद सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि हमारा पुराना साथी रूस पूरी तरह से चीन के चंगुल में न उलझ जाए। रूस के बाद पिछले 2 दशक में चीन ने सबसे ज्यादा वेनेजुएला को तकरीबन 113 बिलियन डॉलर के फंडिंग दिए हैं। हालांकि चीन से मिले ज्यादातर पैसों को वेनेजुएला अपने मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर रहा है। चीन यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहता है ताकि वो अपने पुराने पैसों को वसूल कर सके। यहाँ चीन केवल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए भी पैसे खर्च कर रहा है। वेनेजुएला में चीन अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करता है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। चीन को पता है कि मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, इसलिए वो वेनेजुएला में एक अल्टरनेटिव एनर्जी सिक्योरिटी तलाश रहा है। रूस और वेनेजुएला के बाद चीन ने पाकिस्तान को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग दिए हैं। पिछले 2 दशक में चीन पाकिस्तान को तकरीबन 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा दे चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। चीन पाकिस्तान में हेविली पैसे इसलिए लुटा रहा है क्योंकि वो भारत को काउंटर करना चाहता है और सीपैक प्रोजेक्ट के जरिए वो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक भी पहुंचना चाहता है। जिस तरह भारत और अमेरिका करीब आने लगे हैं, उसे देखते हुए चीन पाकिस्तान में काफी पैसे खर्च कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं, इसलिए चीन उसे डूबने से बचाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन से भारी मात्रा में फंडिंग मिलने के बावजूद पिछले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी। लेकिन चीन ने पिछले 22 सालों में पाकिस्तानी बजट को सपोर्ट करने के लिए तकरीबन 21 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर दिए, जो इस बात को दर्शाता है कि चीन किसी भी हालत में पाकिस्तान को कोलैप्स होने देना नहीं चाहता। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति देखते हुए अब चीन पाकिस्तान में ज्यादा डेवलपमेंटल स्पेंडिंग नहीं कर रहा। चीन ने पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहां कई सारे पावर प्लांट बनाए। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में चीन ने तकरीबन 28 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए। उसके बाद बाकी पैसे अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और बजट सपोर्ट में खर्च कर दिए गए। 2014 के बाद से सीपैक के अंतर्गत चीन ने पाकिस्तान को अल्ट्रा हाई लेवल की फंडिंग दी, जिसे शायद पाकिस्तान कभी वापस नहीं कर पाएगा। ये भी देखा गया है कि जब चीन की फंडिंग किसी देश में डूबने लगती है तो फिर वहां चीन ज्यादा पैसे देना बंद कर देता है। ऐसे में वो उन देशों पर फोकस करना ज्यादा पसंद करता है जो लंबे समय से अमेरिका के बदले चीन को प्रेफर करेंगे और साथ ही जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली स्टेबल हों। आज के इस वीडियो में हमने तो बस आपको एक ट्रेलर दिखाया है कि कैसे विदेशों में चीन के ट्रिलियन डॉलर स्वाहा होने के कगार पर है और उसे बचाने के लिए चीन कौन से हथकंडे अपना रहा है। लेकिन अगर आप चीन के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट में बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।